2026 के मार्च मंथ में अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। किसी को नहीं पता कि अब आगे क्या होगा। लेकिन आज से 46 साल पहले साल 1979 में भी एक बार ऐसा हो चुका है जब ये दोनों देश एक दूसरे से भिड़ गए थे। ईरान ने अमेरिका के 52 डिप्लोमेट बंधक बना लिए। उन्हें ब्लाइंड फोल्ड लगाकर टीवी कैमरों के सामने परेड कराई जाती थी और दुनिया के सबसे पावरफुल देश का प्रेसिडेंट जिमी कार्टर कुछ नहीं कर पा रहे थे। यह कोई हॉलीवुड फिक्शन नहीं है, यह 1979 की असली कहानी है। और सच में प्रेसिडेंट कार्टर अपने ओवल ऑफिस में बैठकर 444 दिन लंबी चली इस क्राइसिस को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। सोचिए, एक साल से ज्यादा, करीब 1.5 साल तक चली थी ये तनातनी। आज जब ईरान के हमलों से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि ईरान ऐसा रिएक्शन देगा, तब भी अमेरिका को नहीं पता था कि ईरान 400 से भी ज्यादा दिनों तक उसके लोगों को बंधक बनाकर रखेगा। यह अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक है। लेकिन इस कहानी को समझना है तो हमें 1979 से नहीं बल्कि पूरी एक सदी पीछे जाना होगा, क्योंकि जो आग 1979 में भड़की थी उसकी चिंगारी बहुत पहले रखी जा चुकी थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अमेरिका के सामने ईरान एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर खड़ा था और अमेरिका इतना बेबस कैसे हो गया था। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, यूपीएससी आज भी इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है। हर साल 10 लाख लोग इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं या फॉर्म भरते हैं। अब यूपीएससी के लिए पढ़ते तो सब हैं, पर प्रीलिम्स वही निकालते हैं जो सही टाइम पर खुद को टेस्ट करते हैं। और सेल्फ टेस्टिंग का वो फॉर्मूला हमने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया है, वो भी सिर्फ आपके लिए। हिस्ट्री कनेक्ट की यूपीएससी टेस्ट सीरीज को हमने इसी पर्पज से डिजाइन किया है कि आपका प्रोक्रास्टिनेशन खत्म हो जाए, टाल मटोल वाली बातें ना रह जाएं। एक प्रॉपर टाइम बाउंड शेड्यूल के साथ आपको 15 टेस्ट मिलेंगे जो पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इसमें सिर्फ आंसर नहीं होंगे बल्कि इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, जो आपको यूपीएससी माइंडसेट में ट्रेन करेगी। आपको पता है कि मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं करता हूं और वही सीरियसनेस आपको इन टेस्ट पेपर्स में भी दिखेगी। अगर आप इस साल के प्रीलिम्स को लेकर सीरियस हैं और एग्जाम देना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को मिस करना एक बड़ी गलती हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अभी तुरंत चेकआउट कीजिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। ईरान, जिसे पुराने जमाने में पर्शिया कहते थे, हमेशा से एक ऐसी जमीन रही है जिसे बड़ी ताकतों ने अपनी शतरंज की बिसात समझा। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन और रशिया ने एक इनफॉर्मल डील की। इस डील ने ईरान को बीच में से काट दिया। नॉर्थ आया रशिया के पास और साउथ ब्रिटेन के हिस्से में गया। इस दौरान एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, जो बाद में बीपी बनी, उसने ईरान की जमीन के नीचे छिपा काला सोना यानी ऑयल निकाला और प्रॉफिट का 85% खुद रख लिया। इसके चलते कंपनी ने तो खूब प्रॉफिट कमाया, लेकिन ईरानी किसान और मजदूर जिस जमीन पर वो काम करते थे उससे निकला तेल उन्हें ही गरीब करता चला गया। 1941 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान अलाइड फोर्सेस ने ईरान पर कब्जा कर लिया। यहाँ के राजा रजा शाह को हटा दिया गया और उनके बेटे मोहम्मद रजा शाह पहलवी को गद्दी पर बिठाया गया। रजा शाह पहलवी जवान थे लेकिन इनएक्सपीरियंस राजा थे, जिनके ऊपर आरोप लगे कि वो पूरी तरह से वेस्टर्न पावर्स की कठपुतली बन गए। लेकिन इसके बावजूद ईरान में एक लीडर थे जिनसे लोगों की उम्मीद बची हुई थी। इनका नाम था मोहम्मद मोसादेक। ये ईरान के प्राइम मिनिस्टर थे। 1951 में ईरान की पार्लियामेंट ने ऐसा फैसला किया जिसने लंदन और वाशिंगटन दोनों की नींद उड़ा दी। प्राइम मिनिस्टर मोसादेक ने एंग्लो ईरानियन कंपनी का नेशनलाइजेशन कर दिया। मतलब ईरान की जमीन का तेल अब सिर्फ ईरान के लोगों का था। इस कदम पर ब्रिटेन ने तुरंत जवाब देते हुए ईरान का बॉयकॉट कर दिया। इससे ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट था वो लगभग 95% गिर गया। लेकिन मोसादेक एक अलग किस्म के नेता थे। वो पढ़े लिखे थे, डेमोक्रेटिक थे और जेन्युइनली पैट्रियट यानी देशभक्त भी थे। टाइम मैगजीन ने उन्हें 1951 का मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो ऐसे टाइम में सही काम कर रहे थे जब दुनिया कोल्ड वॉर की शतरंज खेल रही थी। 1953 में CIA और MI6 ने मिलकर ऑपरेशन एजेक्स लॉन्च किया। $1 मिलियन की रिश्वत, किराए के दंगाई, फर्जी अखबारों की खबरें और अगस्त 1953 में मोसादेक की इलेक्टेड गवर्नमेंट का तख्ता पलट हो गया। एक बार फिर से ईरान में शाह का शासन वापस आ गया। तख्ता पलट के बाद अमेरिका ने मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान की गद्दी पर दोबारा बिठाया
शाह सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो वेस्ट और यूएसए के लिए मिडिल ईस्ट में एक ऐसा किला थे जिसे हिलाना नामुमकिन समझा जाता था। उनके शासन में ईरान तेजी से मॉडर्न हो रहा था। तेहरान की सड़कों पर यूरोपियन फैशन दिख रहा था, डिस्को क्लब्स में म्यूजिक बजता था, विदेशी निवेशक यानी इन्वेस्टर्स वहां पैसा लुटा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ उनकी खुफिया पुलिस सावाक विरोधियों को बेरहमी से कुचल भी रही थी। सावाक का खौफ ऐसा था कि लोग अपने बेडरूम की दीवारों के पीछे भी फुसफुसाते थे। फिर इसके विरोध में ईरान में एक मूवमेंट खड़ा हुआ जिसके नेता बने अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। लेकिन यहां पर जो रजा शाह पहलवी थे उनको ये बातें रास नहीं आई और उन्होंने इनको देश निकाला दे दिया। खुमैनी को निष्कासित करने के बाद वो ईरान से निकलकर फ्रांस के पेरिस में शरण लेते हैं और यहां से बैठकर खुमैनी ने ईरान को मैनेज करना शुरू कर दिया। उनके भाषण ऑडियो कैसेट्स के जरिए ईरान के हर बाजार और हर मस्जिद तक पहुंचने लगे। खुमैनी ईरान को वेस्टॉक्सिफिकेशन यानी पश्चिम के जहर से बचाने की बात करने लगे। उधर ईरान में 70 का दशक आते आते ऑयल प्राइसेस बढ़े, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ने के बावजूद शाह ने अपनी फिजूल खर्ची नहीं बंद की। 1971 में पर्शियन एम्पायर की 2500वीं वर्षगांठ पर हुआ करोड़ों का खर्चा दुनिया ने देखा। ये दुनिया की सबसे महंगी पार्टी थी। मैंने इस पर वीडियो बनाया, आप यहाँ पे क्लिक करके उसके बारे में डिटेल में जान सकते हो। लेकिन हुआ क्या कि वहां जो पास की झोपड़ियां थी वहां भूख से मरते लोगों के बारे में किसी ने नहीं सुना। शाह की अनदेखी का रिजल्ट ये हुआ कि 1978 में शुरू हुई क्रांति ने 16 जनवरी 1979 को शाह को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद 1 फरवरी के दिन खुमैनी ईरान वापस लौटे और करीब 30 लाख लोग ईरान की सड़कों पर आए अपने नेता को देखने के लिए। यह सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं था, एक सदियों पुरानी राजशाही का अंत था और एक ऐसी कट्टरपंथी सोच का उदय था जिसके लिए अभी भी दुनिया तैयार नहीं थी। लेकिन इस क्रांति का एक डरावना चैप्टर अभी शुरू होना बाकी था। ईरान की खुमैनी वाली सरकार चाहती थी कि रजा शाह पहलवी को ईरान वापस भेजा जाए ताकि उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें सजा दी जा सके। उधर अमेरिका के सामने टेंशन थी कि वो अपने पुराने सपोर्टर का साथ दे या फिर नई गवर्नमेंट से हाथ मिलाए। आखिरकार 22 अक्टूबर 1979 को अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर शाह को कैंसर के इलाज के लिए अमेरिका आने की परमिशन दी। ईरान में यह खबर बिजली की तरह कौंधी। लोगों के मन में 1953 का वो डर फिर से जिंदा हो गया। उन्हें लगा कि जैसे मोसादेक के जैसे अमेरिका एक बार फिर से तख्ता पलट की साजिश रच रहा है। लेकिन क्या अमेरिका वाकई इतिहास दोहराना चाहता था या फिर यह उसकी एक ऐसी डिप्लोमेटिक भूल थी जिसे वो लंबे टाइम तक भुगतने वाला था। उधर अगर आप तेहरान में देखो क्या हो रहा था तो 4 नवंबर 1979 की सुबह तेहरान यूनिवर्सिटी के हजारों स्टूडेंट्स, कहा जाता है करीब 3000 स्टूडेंट्स अमेरिकन एम्बेसी के बाहर जमा हुए। उनका कहना था कि वो सिर्फ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करने आए हैं, लेकिन असलियत कुछ और थी। भीड़ का गुस्सा, उनका जोश अलग लेवल का था। ये स्टूडेंट अपने साथ ताले तोड़ने वाले औजार लाए थे जिसके दम पर ये लोग 10 फुट ऊंची कटीली दीवारों को लांघ गए और एम्बेसी के अंदर घुस गए। अब यहाँ एक फैक्ट बताता हूँ आपको। ये जो एम्बेसी होती है वो काफी स्पेशल होती है। एम्बेसी टेक्निकली उस देश की जमीन पर होती है, लेकिन वहां के कानून सीधे वहां पर लागू नहीं होते। यानी ईरान की पुलिस भी अमेरिकी एम्बेसी में बिना परमिशन के नहीं घुस सकती। इन सब के बावजूद जो एम्बेसी के मरीन कमांडो थे उनको सख्त आदेश थे कि वो गोली ना चलाएं, क्योंकि अमेरिका को डर था कि एक भी मौत इस आग को पूरे मिडिल ईस्ट में फैला देगी। वहां मौजूद एम्बेसडर एलिजाबेथ एन स्विफ्ट ने वॉशिंगटन फोन घुमाया और कांपती हुई आवाज में कहा, वो दीवारों पर चढ़ रहे हैं, कोई रास्ता नहीं बचा है। ईरान के प्रोटेस्टर्स ने अमेरिका के 66 सिटीजन्स को बंदी बना लिया। उनके हाथों को बांधा गया और उनकी आंखों पर पट्टियां चढ़ा दी गई। उन्हें जासूस, शैतान के नुमाइंदे कहा गया। यही नहीं, एम्बेसी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को फाड़कर जलाने की भी कोशिश हुई, लेकिन ईरान के स्टूडेंट्स ने बाद में उन टुकड़ों को एक एक करके जोड़ा और दुनिया के सामने यूएसए के डार्क सीक्रेट्स रखे। ईरान के नए नए सुप्रीम लीडर खुमैनी ने शुरू में इस कब्जे पर चुप्पी साधी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये इंसिडेंट उनके पॉलिटिकल विरोधियों को जड़ से खत्म कर सकती है तो उन्होंने इसे सेकेंड रेवोल्यूशन कहा। यहां पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं या याद नहीं रख पाते। नवंबर 17 को खुमैनी ने 13 हॉस्टेजेस को रिलीज कर दिया। ये सारी महिलाएं ब्लैक अमेरिकन्स थी। ऑफिशियल रीजन बताया गया कि ये स्पाइज नहीं थे, लेकिन हिस्टोरियंस जैसे कि अब्बास मिलानी इसे कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव मानते हैं। उनके हिसाब से ये अमेरिका में रेशियल टेंशन्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश थी। दुनिया को ये दिखाना था कि इस्लामिक रेवोल्यूशन सिर्फ इंपीरियलिस्ट के खिलाफ है, ना कि सबके खिलाफ।
इसके बाद दोस्तों सबसे ज्यादा बुरी हालत हुई उन लोगों की जिन्हें ईरान ने बंधक बनाया था। जहां कैदी रखे गए थे उन कमरों तक सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। उन्हें महीनों तक एक दूसरे से बात करने की इजाजत नहीं दी जाती थी। सबसे बड़ा टॉर्चर था मॉक एग्जीक्यूशन। इन लोगों को आधी रात को जगाया जाता, दीवार के सामने खड़ा किया जाता और उनके सिर पर पिस्तौल रखकर ट्रिगर दबा दिया जाता, लेकिन पिस्टल खाली होती थी। सोच कर देखो कि ये उन लोगों के लिए कितना बड़ा मेंटल टॉर्चर होता होगा, और ये घटनाएं हर हफ्ते होती थी, दोहराई जाती थी। अब सवाल ये है कि उस समय यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर क्या कर रहे थे। जिमी कार्टर के पास इस सिचुएशन से निकलने के क्या ऑप्शन थे, इसको देखना बहुत जरूरी है और इस पर आज भी डिबेट चलती है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साइरस वेंस का मानना था कि डिप्लोमेसी का सहारा लिया जाए, यानी कि यूएस ईरान से नेगोशिएट करे। वहीं अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रेजिंस्की ये कह रहे थे कि आर्मी की हेल्प ली जाए। गैरी सिक ने अपनी किताब ऑल फॉल डाउन में यह माना है कि कार्टर की इनडिसीजन थी ये जिसने मामले को और देर तक खींचा। खैर, कार्टर ने इस दौरान कई रास्ते अपनाए। यूएन रेजोल्यूशन गए, डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू कोशिश की, ईरान के एसेट्स को फ्रीज किया, वो सब कुछ कर चुके थे, लेकिन इन सब में उनको कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार मजबूरी में अप्रैल 1980 में कार्टर प्रेसिडेंसी का सबसे डार्क मोमेंट आया। जब डिप्लोमेसी के सारे रास्ते बंद हो गए तो जिमी कार्टर ने हिस्ट्री का सबसे रिस्क भरा फैसला लिया। 24 अप्रैल 1980 को ऑपरेशन ईगल क्लॉ लॉन्च किया गया। यह एक ऐसा रेस्क्यू मिशन था जिसे डेल्टा फोर्स के कमांडो को अंजाम देना था, लेकिन इस बार भी किस्मत ईरान के साथ थी। ईरान में हबूब नाम का एक भयानक रेतीला तूफान आया। इसमें अमेरिका के 8 हेलीकॉप्टर क्रैश कर गए। वहीं रेगिस्तान के एक सुनसान ठिकाने पर डेजर्ट 1 जिसका नाम था, वहां 3 हेलीकॉप्टर और खराब हो गए और मिशन को बीच में ही रद्द करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की ट्रेजेडी यही नहीं रुकी। जब ये लोग वापसी कर रहे थे तो एक हेलीकॉप्टर C-130 एक जहाज से टकरा गया और धमाके में 8 अमेरिकन सोल्जर्स की जान चली गई। ईरान ने इस नाकाम मिशन को अल्लाह का करिश्मा बताया। तेहरान की सड़कों पर जले हुए अमेरिकन सोल्जर्स की बॉडीज को जिस तरह से प्रदर्शित किया गया, उसने अमेरिका के कॉन्फिडेंस को भी झकझोर दिया। लेकिन इसी बीच एक और दिलचस्प वाकया घटा जिसे आर्गो के नाम से जाना जाता है। 6 अमेरिकी डिप्लोमेट दूतावास से भागकर कनाडाई डिप्लोमेट्स के घर में छुप गए। CIA के जासूस टोनी मेंडेज ने एक फर्जी फिल्म शूटिंग का बहाना बनाया और इन 6 अमेरिकन को हॉलीवुड क्रू का हिस्सा बताकर ईरान से बाहर निकाल लिया। ये पूरे क्राइसिस के दौरान अमेरिका की बस एक छोटी सी जीत थी, लेकिन बाकी के जो 52 बंधक थे वो अभी भी ईरान की कैद में सिसक रहे थे। 1980 का अंत आते आते हालात ने फिर एक नया मोड़ लिया। 27 जुलाई 1980 को शाह की इजिप्ट में मौत हो गई। अब हुआ क्या? जो ईरान की मेन डिमांड थी शाह को वापस लाने की, वो अब किसी काम की नहीं रह गई थी। उधर 22 सितंबर 1980 को सद्दाम हुसैन के इराक ने ईरान पर अटैक कर दिया। ईरान को अब जंग लड़ने के लिए अपने उन पैसों और हथियारों की जरूरत थी जो अमेरिका ने फ्रीज कर रखे थे। अल्जीरिया की मध्यस्थता में कड़े मोल भाव के बाद अल्जीरियस समझौते पर सहमति बनी, लेकिन इस समझौते के पीछे भी एक गहरी साजिश थी जिसे अक्टूबर सरप्राइज कहा जाता है। क्या यह सच हो सकता है कि रोनाल्ड रीगन की टीम ने गुपचुप तरीके से ईरान से डील की थी और बंधकों को चुनाव तक ना छोड़ा जाए, ऐसी डील की थी ताकि कार्टर हार जाए? इस थ्योरी पर आज भी बहस होती है, लेकिन जो हुआ वो किसी मूवी की स्क्रिप्ट जैसा ही था। 20 जनवरी 1981 को जिस वक्त वॉशिंगटन में रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंट पद की शपथ ले रहे थे, उसके ठीक 20 मिनट बाद उन 52 बंधकों को ले जाने वाले जहाज ने तेहरान के हवाई अड्डे से उड़ान भरी। ईरान ने जिमी कार्टर को उनके टेन्योर के आखिरी सेकंड तक जलील किया। ये 444 दिनों का वनवास खत्म तो हो गया, लेकिन इसने मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल दिया। इस क्राइसिस ने अमेरिका को सिखाया कि उसकी ताकत भी एक सीमा तक ही है, और ईरान को यह सिखाया कि वो दुनिया की किसी भी ताकत को चुनौती दे सकता है। आज भी तेहरान में अमेरिकी दूतावास जो बना हुआ है वो एक म्यूजियम के रूप में खड़ा है। वहां आज भी वो पुरानी कड़वाहट और गौरव की कहानियां सुनाई जाती हैं। लेकिन क्या इस दुश्मनी का कोई अंत है? इतिहासकार एडवर्ड अब्राहमियन का मानना है कि यह संकट आज भी ईरान की नेशनल आइडेंटिटी का एक हिस्सा है। आज जब हम ईरान और अमेरिका के बीच में जो टेंशन देख रहे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर डील हो, ड्रोन हमले हो, तो हमें याद रखना चाहिए कि इस नफरत की आग 1979 की उन्हीं सड़कों पर सुलगी थी। आखिर में दोस्तों, जो ईरान हॉस्टेज क्राइसिस की ये कहानी है वो हमें याद दिलाती है कि हिस्ट्री सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है। ये उन फीलिंग्स का, उन गलतियों का, उन जख्मों की दास्तान है जिन्हें वक्त कभी भर नहीं पाता। दोस्तों, ये थी कहानी उस क्राइसिस की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।